नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कविता सिंह प्रभा और आप देख रहे हैं कार्यक्रम एक कहानी दो कविताएं। कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह के मंच पर प्रोफाइल पेज पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर कविता सिंह प्रभा, आज की होस्ट और प्रस्तुतकर्ता भी। तो नव वर्ष की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। यह वर्ष नव आशाओं, नव चेतना और नव संकल्पों का वर्ष रहे। ये सपने, ये संकल्प पूरे भी हों, इस बात का हम सबको प्रयत्न करना होगा। बिल्कुल, नववर्ष में मैं यह पहला कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हूँ और आप सभी को समर्पित करती हूँ। यह कार्यक्रम जो मेरे दिल के बहुत करीब है, एक कहानी दो कविताएं। और मुझे पता है क्योंकि समय लगेगा आप लोगों से जुड़ने के लिए, आप लोगों को देखने के लिए, क्योंकि अभी तक मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस कार्यक्रम को पसंद करते हैं और अभी अगर नहीं जुड़ पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप बाद में ज़रूर देखेंगे। और पहला मंगलवार, हम हमेशा मंगलवार शाम 7 बजे इस कार्यक्रम को लेकर आते हैं, जिसका नाम है एक कहानी दो कविताएं। तो चलिए शुरू करेंगे आज का कार्यक्रम। और जैसा कि हमने डिसाइड किया हुआ है कि जो पहला मंगलवार होगा वह हम अपने देश के जो साहित्यकार हैं, माफ कीजिएगा थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट करूंगी। जी, और मैं देख रही हूँ हमारे साथ आज कुछ गड़बड़ हो रही है सेटिंग में। जी, रेणुका आनंद जी जुड़ गई हैं, उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ मैं। और चलती हूँ लेकर आज के सफर पर। नमस्कार रेणुका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और शुरू कर रही हूँ मैं आज का कार्यक्रम, जिसका नाम है एक कहानी दो कविताएं। आज मैं जिस साहित्यकार की एक कहानी दो कविताएं लेकर आई हूँ, उनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की वीर रस में डूबी हुई कविताएं तो आपने बहुत सुनी हैं। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, तो आपने बहुत सुनी होगी यह कविता। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इनकी कहानियां बहुत पसंद हैं। इनकी कहानियां बहुत मार्मिक, बहुत ही गहरा भाव लिए और स्त्री विमर्श की कहानियां हैं, क्योंकि अधिकतर उनके पात्र किसी स्त्री के मतलब स्त्री के जीवन से संबंधित होते हैं, या फिर कहें कि वो कहानी स्त्री के इर्द गिर्द घूमती है और स्त्री के जो छुपे हुए मनोभाव होते हैं उनको बहुत ही सार्थकता से वे अपनी कहानी में दर्शाती हैं। तो मैं देख रही हूँ हमारे साथ मुकेश भटनागर जी जुड़ गए हैं, उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ। मैंने बहुत सारे साहित्यकारों की कहानियां पढ़ी हैं, उनमें सामाजिक पीड़ा, चेतना सब कुछ मिला, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कहानियां, जिसे कहते हैं ना, दिल को छू जाती हैं। बस दिल को छू गई। मैंने 7-8 कहानियां अपने YouTube चैनल पर भी अपनी आवाज में रिकॉर्ड की हैं। मैं जरूर उसका लिंक आप सबसे शेयर करूंगी, सुनिएगा। एक से बढ़कर एक कहानी है, आगे भी और उम्मीद है कि मैं और भी उनको अपना स्वर दूं। तो मैंने उन्हीं को चुना है आज के लिए, सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनका जीवन काल रहा 1904 से 1948। बहुत ही कम उम्र में वे चली गई थी, कार एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हुई थी। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं देख रही हूँ हमारे साथ अखिलेश सिंह जी जुड़ गए हैं, सुषमा श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं,
लखनऊ से, और रेखा सिंगला मित्तल जी की उपस्थिति हुई है चंडीगढ़ से। बहुत श्रेष्ठ साहित्यकार हैं और कथाकार तो अनूठी हैं वो, और वे उपस्थित हैं तो और भी आनंद आने वाला है आप सबके साथ। तो मैं थोड़ा सा परिचय दूंगी क्योंकि मुझे लगता है इनका परिचय हम सभी को जानना आवश्यक है। तो चलिए, हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री और स्वतंत्रता सेनानी भी थी जी। इनकी कहानियां पढ़िए, एक अलग ही कहानियों का उनका भाव है। वो भाव मतलब उस जमाने में लगता था जैसे आज की कहानी कह रही हैं। बहुत ही उनके जो कहानी, चाहे वो गांव की स्त्री है चाहे अनपढ़ स्त्री है, वो उसका जो भाव है वो वर्तमान स्त्री से बहुत मैच करता है। मतलब उस समय में इस तरह की कहानियां लिखना, मैं इनको बोल्ड कहानी कहूंगी। तो कहानी बोल्ड है जो नारी के अंतर्मन को दर्शाती है, अंतर्मन में क्या चल रहा है, क्या भाव है, उसको दिखाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है, वरना अक्सर क्या होता था उस समय के जो साहित्यकार थे, कथाकार थे, वो इस बात को छुपा देते और नारी को एक बस ऐसे रूप में प्रदर्शित करते थे जैसे उसमें तो कोई इच्छा ही नहीं है, वो बस माँ है, पत्नी है, बहन है, बीवी है। लेकिन यहाँ एक अलग रिश्ता वो दिखाती हैं, एक अलग भाव दिखाती हैं जो स्त्री मन में रहता है। जी हमारे साथ MPS सोलंकी जी जुड़ गए हैं, मैं उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ। मेरे भांजे हैं और मेरे घर पर ही आए हुए हैं और वहीं से जुड़े हैं, उनका हृदय से स्वागत करती हूँ और ले चलती हूँ आपको आज इस कार्यक्रम के एक सफर पर, और नए सफर पर, क्योंकि नव वर्ष है। तो जी आपने सब पढ़ी है, बहुत बढ़िया। तो उनका जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद में हुआ था और निधन 15 फरवरी 1948 को एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई थी। जिन्होंने अपनी कविताओं, विशेषकर जो झांसी की रानी कविता है, उसके माध्यम से राष्ट्रीय चेतना जागृत की। और यह कविता स्कूलों के पाठ्यक्रम में लगी हुई है और हम बचपन में हमने पढ़ी भी और हमने बच्चों को पढ़ाई भी। तो कई बार ये जेल भी गई क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी थी और वहां पर उनको टॉर्चर भी किया गया था। तो उन्होंने अपने वही सब खट्टे मीठे अनुभव जो थे अपनी कहानियों में और अपनी कविताओं में गढ़े हैं। मुकुल और त्रिधारा जैसे उन्होंने काव्य संग्रह दिए। आगे बढ़ते हैं। जीवन परिचय मैं लगभग बता चुकी हूँ, फिर भी बताना चाहूंगी कि इनका जन्म निहालपुर गांव इलाहाबाद जो आज प्रयागराज है वहां हुआ था, उत्तर प्रदेश में। माता पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह जी, और शिक्षा इनकी क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज प्रयागराज से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और महादेवी वर्मा उनकी सहपाठिनी थी। तो देखिए, एक से बढ़कर एक श्रेष्ठ तो सखियां थी, जैसे रेखा जी हमारी और हम रेखा जी के, ऐसे ही मान लीजिए। तो विवाह खंडवा मध्य प्रदेश के ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान से विवाह हुआ था इनका, और इसके बाद वे जबलपुर में बस गई थी। साहित्यिक और राष्ट्रीय योगदान जो है स्वतंत्रता संग्राम में, तो उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर अध्ययन छोड़ दिया और सक्रिय राजनीति में आ गई थी। कई बार जेल गईं। प्रभाव क्या था? उनकी कविताओं ने युवाओं में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भर दी थी और उन्होंने सामाजिक कुरीतियों और नारी के अधिकारों पर भी बहुत लिखा। निधन इनका मैंने बताया दुर्घटना में हुआ 1948 में। और विशेष तथ्य उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी बेटी सुधा चौहान ने मिला तेज से तेज नाम से उनकी जीवनी लिखी है। भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया था। साहित्य की बात करें तो साहित्य बचपन से ही वे कविताएं लिखने लगी थी। पहली कविता मर्यादा पत्रिका में छपी थी। उनकी भाषा सरल और खड़ी बोली थी, जिसमें वीर और वात्सल्य रस प्रमुख थे। रचनाएं झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत और मुकुल काव्य संग्रह और त्रिधारा मेन उनके काव्य संग्रह थे। और ये दो कविताएं बहुत ही प्रसिद्ध और प्रचलित हैं आज तक। जब भी कोई स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो या कोई भी हमारे शहीदों का कोई भी दिवस हो, तो ये जो कविताएं पढ़ी जाती हैं, आज भी पढ़ी जाती हैं। बिखरे मोती उनका पहला कहानी संग्रह है।
उसमें थाती, थाती मुझे बहुत पसंद है कहानी और मैं पढ़ भी चुकी हूँ इस मंच पर। अनुरोध व ग्रामीणा, कुल 15 कहानियां हैं उसमें। मैं आज आपको अनुरोध कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए। इन कहानियों की भाषा बहुत ही सरल और बोलचाल की भाषा है। अधिकांश कहानियां स्त्री विमर्श पर केंद्रित होती हैं। उन्मादिनी शीर्षक से उनका दूसरा कथा संग्रह 1934 में छपा था और इसमें उन्मादिनी, असमंजस, अभियुक्त, सोने की कंठी, नारी हृदय, पवित्र ईर्ष्या, अंगूठी की खोज, चढ़ा दिमाग व वैश्या की लड़की, कुल 9 कहानियां हैं। सीधे साधे चित्र सुभद्रा कुमारी चौहान का तीसरा व अंतिम कथा संग्रह है। इसमें कुल 18 कहानियां हैं। रूपा, कैलाशी, ये भी मैंने अपनी आवाज में रिकॉर्ड की हैं। कैलाशी नानी, ब्याह बहुत सुंदर कहानी है। कल्याणी भी, एक से बढ़कर एक कहानी है। किसको हम कहें कौन सी अच्छी नहीं है, सभी बहुत श्रेष्ठ हैं और सभी श्रेष्ठ जन की उपस्थिति हुई है। रजनीश गोयल जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनका हृदय से स्वागत करती हूँ। आर के शर्मा सर की भी उपस्थिति है, मैं उनका वो भी प्रणाम करते हुए नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ। कहीं मत जाइएगा क्यों बहुत सुंदर एक कहानी और उनकी 2 कविताएं जिनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान, मैं अभी प्रस्तुत करूंगी अपने स्वर में। उषा शर्मा जी, आपका हृदय से स्वागत है। बेंगलुरु से राधेश्याम यादव जी जुड़ गए, उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ जी। बहुत धन्यवाद। कोशिश करती हूँ मैं कि कुछ अच्छा आपके समक्ष पढ़ सकूं। राजीव गौतम जी जो हमारे मंच के उपाध्यक्ष हैं, वे भी उपस्थित हैं और बहुत बहुत उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। प्रभात रंजन जी जुड़े हैं, उनका भी हृदय से स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले उनकी एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। अभी अभी थी धूप बरसने लगा कहाँ से यह पानी। अभी अभी थी धूप बरसने लगा कहाँ से यह पानी। किसने फोड़ घड़े बादल के की है इतनी शैतानी। किसने फोड़ घड़े बादल के की है इतनी शैतानी। सूरज ने क्यों बंद कर लिया, सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा। उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका। अक्सर काका लोग डांटते हैं। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं उसके काका। किसको डांट रहे हैं किसने कहना नहीं सुना माँ का। बिजली के आंगन में अम्मा, बिजली के आंगन में अम्मा चलती है कितनी तलवार। कैसी चमक रही है फिर भी क्यों खाली जाते हैं वार। बड़ी अच्छी बाल कविता है। क्या अब तक तलवार चलाना मावे सीख नहीं पाए, इसीलिए क्या आज सीखने आसमान पर हैं आए। एक बार भी माँ यदि मुझको, एक बार भी माँ यदि मुझको बिजली के घर जाने दो। उसके बच्चों को तलवार चलाना, उसके बच्चों को तलवार चलाना सिखलाने आने दो। खुश होकर तब बिजली देगी, खुश होकर तब बिजली देगी मुझे चमकती सी तलवार। तब माँ कोई कर न सकेगा अपने ऊपर अत्याचार। कितने सुंदर भाव हैं बच्चे के। तब माँ कोई कर न सकेगा अपने ऊपर अत्याचार। पुलिसमैन अपने काका को, पुलिसमैन अपने काका को फिर ना पकड़ने आएंगे। देखेंगे तलवार दूर से वे सब डर जाएंगे। देखेंगे तलवार दूर से वे सब डर जाएंगे। अगर चाहती हो माँ काका, अगर चाहती हो माँ काका जाएं अब ना जेल खाना। तो फिर बिजली के घर मुझको तुम जल्दी से पहुंचाना। तो फिर बिजली के घर मुझको तुम जल्दी से पहुंचाना। काका जेल न जाएंगे अब, काका जेल न जाएंगे अब तुझे मंगा दूंगी तलवार। काका जेल न जाएंगे अब तुझे मंगा दूंगी तलवार। पर बिजली के घर जाने का अब मत करना कभी विचार। पर बिजली के घर जाने का
अब मत करना कभी विचार, अब मत करना कभी विचार। तो कितना छोटा, कितना प्यारा सा मासूम सा संवाद है ये माँ बेटे के बीच में। और देखिए यहाँ पे वो भाव आया है कि अंग्रेजों के सिपाही आएंगे और काका को जेल खाने ले जाएंगे, और सबकी मनोवृत्ति भी बताई है कि काका कैसे होते हैं। काका डांटते हैं क्योंकि पिता अक्सर डांटते हैं बच्चों को। बादल कैसे चमक, बिजली को तलवार से, उसकी कल्पना जो है वो उन्होंने जो की है वो सच में ऐसा लगता है कि सचमुच ये कविता एक बच्चे ने लिखी है या बच्चे ने ही गढ़ी है। तो कहाँ एक तरफ वो ओजपूर्ण कविता चमक उठी सन 57 में, कहाँ वो ओजपूर्ण कविता, कहाँ एक बच्चे की मासूम सी इच्छा, कामना को उन्होंने गढ़ा है अपनी कविता में। और जब मैं कहानियों की ओर जाती हूँ तो स्त्री का दिल जैसे वो खोल के रख देती हैं। अद्भुत है उनकी रचनाएं, बहुत ही कहना चाहिए विस्तृत भाव है। बहुत बड़ा उनका साहित्य का क्षेत्र है जो इतना विस्तृत है, जिसमें कहते हैं ना सूरज भी है, चांद भी है, तारे भी हैं। उसी तरह से यहाँ पर एक मासूम बच्चे की मासूम कामना है। तो एक तरफ एक सैनिक के ओजपूर्ण जो होता है, जैसे आवाज में कैसा हो वसंत, और रानी लक्ष्मीबाई का की वो उद्घोष करती हुई, ऐलान करती हुई रचना जो अंग्रेजों को एकदम से सीधे सीधे कहीं ना कहीं चेतावनी देती नजर आती है। और एक तरफ ये मासूम, मार्मिक और बहुत कुछ कहती स्त्री की पीड़ा को दर्शाती कहानी। जी, और मैं ले चलती हूँ जल्दी से उनकी एक छोटी सी कहानी है जिसका नाम है अनुरोध। इसमें भाव पकड़िएगा, कहानी में कुछ नहीं है, कोई ऐसा बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है, लेकिन वो कहानी ऐसी है ना कि आप सुनेंगे तो आपको बहुत ही सोचने पे कि कितनी कि क्या सोच रही उनकी स्त्रियों के विषय में। कहीं कोई छुपाव नहीं, उन्होंने पर्दा नहीं किया स्त्री की चाहतों पर। तो चलिए, अनुरोध कहानी बहुत ही छोटी कहानी है, मगर आप ध्यान से सुनिएगा, कहीं मत जाइएगा। और मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर रघुवीर सिंह चारण जी जुड़े हैं, उनको भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी जो उपस्थित हैं उन सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। कृपया कहीं मत जाइएगा। अनुरोध। कल रात को मैं जा रहा हूं। जी नहीं, आप अभी नहीं जा सकेंगे। आग्रह, अनुरोध और आदेश के स्वर में वीणा ने कहा। निरंजन के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट खेल गई। फिर बिना कुछ कहे ही उन्होंने जेब से एक पत्र निकालकर वीणा के सामने फेंक दिया और शांत स्वर में बोले, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, आप इस पत्र को पढ़ लीजिए। इसके बाद भी यदि आपकी यही धारणा रही कि मैं ना जाऊं, तो जब तक आप ना कहेंगी मैं नहीं जाऊंगा। वीणा ने सिर हिलाते हुए कहा, जी नहीं, रहने दीजिए, मैं कोई पत्र वत्र ना पढ़ूंगी और ना आपको जाने दूंगी। हल्की मुस्कुराहट के साथ निरंजन ने पत्र उठा लिया और बोले, आप ना पढ़ना चाहें तो भले ही ना पढ़ें, पर उनकी बात को काटते हुए वीणा ने कहा, अच्छा लाइए, जरा देखूं तो सही, किसका पत्र है? पत्र लेखक मेरा कोई दुश्मन ही होगा जो इस प्रकार अनायास ही आपको मुझसे दूर खींच ले जाना चाहता है। निरंजन हंस पड़े और हंसते हंसते बोले, पत्र पढ़ लेने के बाद पत्र लेखक को शायद आप अपना दुश्मन ना समझें, बल्कि उसे मित्र ही समझेंगी। वीणा ने विरक्ति भाव से कहा, जी नहीं, यह हो ही नहीं सकता। जो आपको मुझसे दूर खींच ले जाना चाहे वह कोई भी हो, मैं तो उसे अपना दुश्मन ही मानूंगी। निरंजन ने कहा, सच? पर आप ऐसा क्यों सोचती हैं?
वीणा ने निरंजन की एक बात ना सुनी। वह तो पत्र पढ़ रही थी जिसमें लिखा था, मेरे प्राण, 1 महीना पहले तुम्हारा पत्र आया था। तुमने लिखा था कि यहाँ का काम 1-2 दिन में निपटाकर रविवार तक घर अवश्य आ जाऊंगा। इसके बाद सोचो तो कितने रविवार निकल गए। रोज तुम्हारा रास्ता देखती हूं। उधर से आने वाली एक ट्रेन के समय उत्सुकता से कान दरवाजे पर ही लगे रहते हैं। ऐसा मालूम होता है कि अब तांगा आया, अब दरवाजे पर रुका और अब तुम मेरे प्राण आकर मुझे क्या कहूं। मैं जानती हूं कि तुम अपना समय कहीं व्यर्थ ही नष्ट ना करते होगे, किंतु फिर भी जी नहीं मानता। यदि पंख होते तो उड़कर तुम्हारे पास पहुंच जाती। तुम कब तक आओगे? जीती हुई भी मरी सी जा रही हूं। जब 2 पक्षियों को एक साथ देखती हूं तो हृदय में हुक सी उठती है। क्या यह लिख सकोगे कि कब तक मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? वैसे तुम्हारी इच्छा, जब आना चाहो। पर मेरा तो जी यही कहता है कि पत्र के उत्तर में स्वयं ही चले आओ। तुम्हारी। पत्र पढ़ते पढ़ते कई बार वीणा के चेहरे पर विषाद की एक झलक आई और चली गई। पढ़ने के पश्चात पत्र को उसने चुपचाप निरंजन की ओर बढ़ा दिया। निरंजन ने पत्र लेकर जेब में रख लिया। कुछ क्षण तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर वही रोज का कार्यक्रम, उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद प्रारंभ हो गया। निरंजन शांत और अविचल थे, किंतु वीणा स्वस्थ न थी। आज वह रुबाइयों को ना तो ठीक से पढ़ ही सकती थी और ना उनका अनुवाद ही कर सकती थी। निरंजन से वीणा की मानसिक अवस्था छिपी न रह सकी। उन्होंने कहा, आज आप अनुवाद का काम रहने ही दें, कल हो जाएगा। चलिए थोड़ी देर ग्रामोफोन सुन लेते हैं। बाजे में चाबी भर दी गई। रिकॉर्ड चढ़ा दिया गया। इंदुबाला का गाना था, सजन तुम काहे को नेहा लगाए। 1, 2, 3। वीणा ने बार बार उस रिकॉर्ड को बजाया। जब तक वीणा के पति कुंज बिहारी ऑफिस से लौटे, बोले, वीणा तुमसे कितनी बार कहा है कि इतनी मेहनत ना किया करो, पर तुम मानती नहीं। जरा अपना चेहरा तो देखो शीशे में, कैसा हो रहा है। वीणा कुछ न बोली। निरंजन ने कहा, जी हां, यही बात तो मैं इनसे कह रहा था कि आप इतनी मेहनत ना करें, सब होता रहेगा। दूसरा दिन। उस दिन निरंजन के जाने के बाद वीणा ने रात भर जग कर सारी रुबाइयों का, उसी रात की बात है, सारी रुबाइयों का अनुवाद कर डाला। अब केवल एक बार देख लेने भर की आवश्यकता थी। निरंजन की पत्नी का पत्र पढ़ लेने के बाद वीणा अपने ही आप अपनी नजरों में गिरने लगी थी। उसे ऐसा मालूम होता था कि निरंजन के प्रति उसका प्रेम स्वार्थ से परिपूर्ण है, क्योंकि उसे उसका साथ अच्छा लगता है और इसीलिए वह उन्हें अपने दुराग्रह से रोके जा रही है। निरंजन की पत्नी की नम्रता, उसके शील और विश्वास के सामने वीणा अपनी दृष्टि में स्वयं को बहुत ही हीन जचने लगी थी। निरंजन बहुत विनम्र प्रकृति के पुरुष थे और विशेषकर स्त्रियों के साथ वे और भी नम्रता से पेश आते। यही कारण था कि वे वीणा का आग्रह टाल नहीं सके। कई बार जाने का निश्चय करके भी वे जा ना सके, किंतु आज वीणा ने सोचा कि अब मैं उन्हें कदापि ना रोकूंगी, जाने ही दूंगी।
मैं जानती हूं कि उनका जाना मुझे बहुत अखरेगा, परंतु यह कहाँ का न्याय है कि मैं अपने स्वार्थ के लिए एक पति पत्नी को अलग अलग रहने के लिए बाध्य करूं। ना, अब यह ना होगा। जो बीतेगी वह सहूंगी, पर उन्हें अब ना रोकूंगी। दूसरे दिन समय पर ही निरंजन आए। वीणा उन्हें ड्राइंग रूम में मिली। उन्हें देखते ही उठकर हंसती हुई बोली, यद्यपि उसकी वह हंसी सिर्फ होठों तक ही थी। उसकी अंतरात्मा रो रही थी। उसे ऐसा जान पड़ता था कि निरंजन के जाते ही उसे उन्माद हो जाएगा। कहिए निरंजन जी, आपने जाने की तैयारी कर ली? निरंजन ने नम्रता से उत्तर दिया, जी नहीं, मैं आज कहाँ जा रहा हूं। मैं तो जब तक आपकी रुबाइयों का अनुवाद ना हो जाएगा तब तक यहीं रहूंगा। वीणा बोली, मेरी तो सब रुबाइयों का अनुवाद हो चुका है, आप देख लीजिए। आश्चर्य से निरंजन ने पूछा, सच? मालूम होता है आपने रात को बहुत मेहनत की है। वीणा, हाँ, मेहनत तो जरूर की है, किंतु आपको आज जाना भी तो है। अब आप इन्हें देख लीजिए, 2-3 घंटे का काम है बस। निरंजन मुस्कुराते हुए बोले, क्यों, आप मुझसे नाराज हो गई हैं क्या? आप मुझे इतनी जल्दी भेजना चाहती हैं? क्यों? मैं आराम से चला जाऊंगा। वीणा ने निरंजन पर एक मार्मिक दृष्टि डालते हुए कहा, निरंजन जी, मैं नाराज होंगी आपसे। क्या आपका हृदय इस बात पर विश्वास कर सकता है? मैं तो जानती हूं कभी ना करेगा, किंतु जिस प्रकार आप इतने दिनों तक मेरे आग्रह से रुके रहे, उसी प्रकार मेरे अनुरोध से आज आप रात को ही जाइए, चले जाइए। निरंजन ने दृष्टि उठाकर एक बार वीणा की ओर देखा, फिर वह अनुवाद की गई रुबाइयों को देखने लगे। तो यह थी कहानी अनुरोध। बहुत छोटी सी कहानी, लेकिन नारी के अंतर मन को बिल्कुल जैसे दर्पण में साफ साफ सब कुछ दिखाई देता है, उस तरह से आपको नारी मन के भाव इस कहानी में दिखाई देंगे, और वो वर्तमान नारी से कहीं पीछे नहीं दिखाई देती। जो वीणा है वो आज की नारी जैसी ही आपको नजर आती है। तो यानी कि समय जरूर बदला है, लेकिन स्त्री का जो अंतर्मन है और जो उसकी सोच है, जो उसकी अपनी उलझने हैं, वो शायद आज भी वैसी ही है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आप सबका। इतनी सुंदर सुंदर टिप्पणियां मुझे दिखाई दे रही हैं, और पुष्पा सिंह जी की भी उपस्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल ये मैंने छोटी सी कहानी उनकी चुनी, और मेरा बड़ा मन करता है कि मैं उनकी सारी कहानियां आपके समक्ष लेकर आऊं, और मैं लाऊंगी हर महीने। मैंने सोचा है कि उनकी एक कहानी लेकर आऊंगी आपके लिए। पहले मंगलवार को, महीने के पहले मंगलवार को एक श्रेष्ठ कहानी उनकी लेकर आऊंगी। जी बिल्कुल। तो स्त्री विमर्श के लिए उनकी कहानियां बहुत श्रेष्ठ हैं, और उस पर बहुत चर्चा भी हो सकती है। तो चलिए जल्दी से एक और कहानी मैं उनकी आपके समक्ष, कविता उनके समक्ष, आपके समक्ष रखती हूँ। तो जी धन्यवाद रेणुका दी, आपको अच्छी लगी। व्यथित है मेरा हृदय प्रदेश, व्यथित है मेरा हृदय प्रदेश, चलूं उसको बहलाऊं आज। व्यथित है आज, व्यथित है मेरा हृदय प्रदेश, चलूं उसको बहलाऊं आज। बताकर अपना दुख सुख उसे, हृदय का भार हटाऊं आज। चलूं माँ के पद पंकज पकड़, नयन जल से नहलाऊं आज। मात्र मंदिर में मैंने कहा, चलूं दर्शन कर आऊं आज।
किंतु यह हुआ अचानक ध्यान, दीन हूं छोटी हूं अज्ञान। किंतु यह हुआ अचानक ध्यान, दीन हूं छोटी हूं अज्ञान। मातृ मंदिर का दुर्गम मार्ग तुम ही बतला दो हे भगवान। मातृ मंदिर का दुर्गम मार्ग तुम ही बतला दो हे भगवान। मार्ग के बाधक पहरेदार, सुना है ऊंचे से सोपान। सुना है ऊंचे से सोपान, फिसलते हैं ये दुर्बल पैर। चढ़ा दो मुझको हे भगवान। आहा वे जगमग जगमग जगी ज्योतियां दिख रही हैं जहां। आहा वे जगमग जगमग जगी ज्योतियां दिख रही हैं वहां जहां। शीघ्रता करो वाद्य बज उठे, भला मैं कैसे जाऊं वहां। शीघ्रता करो वाद्य बज उठे, भला मैं कैसे जाऊं वहां। सुनाई पड़ता है कलगान, सुनाई पड़ता है कलगान, मिला दूं मैं भी अपनी तान। शीघ्रता करो मुझे ले चलो मातृ मंदिर में हे भगवान। चलूं मैं जल्दी से बढ़ चलूं, देख लूं माँ की प्यारी मूर्ति। चलूं मैं जल्दी से बढ़ चलूं, देख लूं माँ की प्यारी मूर्ति। आहा वह मीठी सी मुस्कान, जगाती होगी न्यारी स्फूर्ति। आहा वह मीठी सी मुस्कान, जगाती होगी न्यारी स्फूर्ति। उसे भी आती होगी याद, उसे हाँ आती होगी याद। नहीं तो रूठूंगी मैं आज, नहीं तो रूठूंगी मैं आज, सुनाऊंगी उसको फरियाद। कलेजा माँ का मैं संतान, कलेजा माँ का मैं संतान, करेगी दोषों पर अभिमान। कलेजा माँ का मैं संतान, करेगी दोषों पर अभिमान। मातृवेदी पर घंटा बजा, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। चढ़ा दो मुझको हे भगवान। सुनूंगी माता की आवाज, सुनूंगी माता की आवाज, रहूंगी मरने को तैयार। कभी भी उस वेदी पर देवा, कभी भी उस वेदी पर देवा, ना होने दूंगी अत्याचार, ना होने दूंगी अत्याचार। चलो मैं हो जाऊं बलिदान, ना होने दूंगी अत्याचार। चलो मैं हो जाऊं बलिदान। मातृ मंदिर में हुई पुकार, मातृ मंदिर में हुई पुकार। चढ़ा दो मुझको हे भगवान, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। तो जहां तक मैं समझती हूँ इस कविता में जो मातृ मंदिर की बात हो रही है वो अपने देश की बात हो रही है, और वो चाहती हैं अपने देश पर चढ़ जाना सूली पर, और वो भगवान से कहती हैं कि मुझे आगे बढ़ाओ ताकि मैं अपने माँ की हंसती हुई सूरत देख लूं, और हो सके तो उस पर होने वाले अत्याचारों को मैं रोक दूं, और भले ही इसके लिए मुझे अपनी बलि क्यों ना देनी पड़े। तो बहुत ही सुंदर उनके विचार, और लग रहा है जैसे एक छोटा बच्चा, कोई छोटी सी बेटी अपनी माँ के लिए ये कविता लिख रही है। और यह जो माँ है वो धरती माँ है। न होने दूंगी अत्याचार, चलो मैं हो जाऊं बलिदान। मातृ मंदिर में हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। तो ये बिल्कुल एक स्वतंत्रता सेनानी की ही आवाज है, ओजपूर्ण नहीं है, बहुत भावपूर्ण है, मार्मिक है। तो ये थी उनकी एक और कविता। तो मैं थोड़ी अलग कविताएं लेकर आती हूँ उनकी, ताकि आपने जो उनकी प्रसिद्ध कविताएं वो तो पढ़ी हैं, सुनी हैं, और हर अवसर पर उनको सुनते हैं। ये उनकी वो रचनाएं जो शायद कभी कभी आपने पढ़ी हो या कभी सुनी हो। तो ये था कार्यक्रम हमारा एक कहानी दो कविताएं। और आज मैं जिस देश के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्रद्धेय सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक कहानी दो कविताएं लेकर आई थी, इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरी यह प्रस्तुति पसंद आएगी, और साल की जो शुरुआत है वो हम एक श्रेष्ठ साहित्यकार को सुनकर करेंगे आरंभ। तो नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम से जुड़ते रहिएगा, क्योंकि आपकी कहानियां आपके समक्ष पढ़ने आती हूं मैं हर मंगलवार को शाम 7 बजे, और महीने के पहले मंगलवार को मैं अपने
जो देश के प्रतिष्ठित सुप्रसिद्ध हमारे साहित्यकार हैं उनकी एक कहानी और 2 कविताएं पढ़ती हूँ। लेकिन अब अगले मंगलवार को मैं आप ही के बीच में से किसी साहित्यकार या कथाकार की एक कहानी 2 कविताएं लेकर आऊंगी। जाइएगा नहीं, जुड़िएगा। मंगलवार शाम 7 बजे मेरे प्रोफाइल पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज जुड़ने के लिए, अपनी सुंदर सुंदर टिप्पणियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। मधु खोवाला जी स्वागत है, सरोज अग्रवाल जी बहुत स्वागत, सरिता शर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगी त्रिवेणी में गुरुवार को। कल भी है हमारे यहाँ काव्य गोष्ठी। प्रतीक्षा जी नमस्कार, शुभ रात्रि। देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा बाद में। धन्यवाद।